इसी दौरान मिशन में एंट्री होती है ज़ादा की, जो एक निडर एंटी वॉर फोटो जर्नलिस्ट है। जब ज़ादा जहाज पर पहुंचती है और उसकी पहली मुलाकात कर्नल चैम्प से होती है, तो माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। चैम्प, जो एक कट्टर फौजी है, उसे ज़ादा का वहां होना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह ज़ादा को एक युद्ध विरोधी पत्रकार के रूप में देखता है और अपनी नापसंदगी साफ जाहिर कर देता है। चैम्प को लगता है कि ज़ादा जैसे लोग बाधा बनते हैं, जबकि ज़ादा को अंदेशा है कि मिलिट्री टीम इस वैज्ञानिक मिशन की आड़ में किसी बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश को अंजाम देने जा रही है। एक विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर से हेलीकॉप्टरों का काफिला उड़ान भरता है। उनके सामने एक ऐसा तूफान खड़ा है जो इस आइलैंड को दुनिया से अलग करता है। भारी बारिश के बीच हेलीकॉप्टर डगमगाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वे इस तूफान को चीरकर बाहर निकलते हैं, उनके सामने स्कल आइलैंड का अद्भुत नजारा होता है। कर्नल चैम्प के आदेश पर आइलैंड की मैपिंग के लिए सिस्मिक चार्जेस गिराए जाने लगते हैं। इन धमाकों से पूरा टापू दहल जाता है। तभी बादलों के बीच से एक विशाल पेड़ उड़ता हुआ आता है और एक हेलीकॉप्टर को हिट करता है। अचानक एक विशाल हाथ दूसरे हेलीकॉप्टर को हवा में ही दबोच लेता है। सूरज के सामने किंग कॉन खड़ा हो जाता है। गुस्से में पागल कॉन एक एक करके हेलीकॉप्टरों को नष्ट करने लगता है। चैम्प रेडियो पर चिल्लाता है, किल द टारगेट। सोल्जर्स अपने वेपन से कॉन पर हमला करते हैं, लेकिन कॉन उन पर भारी पड़ता है और पूरी टीम को जंगल के अलग अलग हिस्सों में बिखेर देता है। तबाही के बाद कर्नल चैम्प और उसके बचे हुए सैनिक जंगल में इकट्ठा होते हैं। अपनों को खोने के बाद चैम्प का गुस्सा ब्रिक पर फूटता है। वह ब्रिक से सच उगलवाता है। तब ब्रिक मानता है कि वह हमेशा से जानता था कि यहाँ मॉन्स्टर्स मौजूद हैं। जंगल के रास्ते में आगे बढ़ते हुए डेविड कॉनराड की टीम का सामना एक विशालकाय जायंट बफेलो से होता है। वह जीव इतना बड़ा है कि सबको हैरत में डाल देता है। जैसे ही सैनिक अपने हथियार तानते हैं, डेविड कॉनराड तुरंत उन्हें रोकता है और कहता है कि इस पर हमला मत करो, यह हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा। डेविड की सूझबूझ से एक अनचाहा संघर्ष टल जाता है। इसी दौरान दूसरी दिशा में चैम्प और उसके सैनिक जब घने बांस के जंगलों से गुजर रहे होते हैं, तब कर्नल चैम्प को कुछ अजीब सा आभास होता है। उसे आसमान में बांस जैसे दिखने वाले नुकीले पैर नजर आते हैं। ये मदर लॉन्ग लेग्स स्पाइडर है। वह मकड़ी अपनी लंबी टांगों से चैम्प की टीम पर हमला कर देती है। कर्नल चैम्प और उसके सैनिक घबराहट में चारों तरफ अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। स्पाइडर अपनी नुकीली टांगों से हमले करता है और अंत में चैम्प अपनी टीम के साथ मिलकर भारी फायरिंग करते हैं और उसे मार गिराते हैं। एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा ही सोए हैं। काल्पनिक संवाद नींद से जागने के बाद गुफा के अंदर। तमलीखा हैरानी से, हम कितनी देर सोए? लग रहा है सुबह हो चुकी है या शाम होने वाली है। यमनून भूख से बेहाल, अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन मुझे सख्त भूख लगी है। ऐ तमलीखा, तुम यह चांदी का सिक्का लो और शहर जाओ। हमारे लिए कोई कौन पाक साफ हलाल खाना ले आना। खबरदार, बहुत होशियारी से जाना, कहीं वह जालिम बादशाह हमें पकड़ न ले। तमलीखा, सिक्का लेकर मैं जाता हूँ और अल्लाह पर भरोसा करता हूँ। तमलीखा शहर की तरफ भागा। जब वह शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने एक दूसरा ही मंजर देखा। लोग बदल गए थे, इबादत का तरीका बदल गया था। बुतों की जगह हर तरफ अल्लाह वाहिद का नाम था। यह शहर वही था, लेकिन यह 309 साल आगे जा चुका था। जब उसने एक दुकानदार को वह पुराना सिक्का दिया तो उस दुकानदार की आंखें फटी की फटी रह गईं। काल्पनिक संवाद बाजार की दुकान। दुकानदार विस्मय से, यह सिक्का, यह तो हमारे दादाओं के जमाने का है। ये 300 साल से भी पुराना है। तुम कहां से आए हो? क्या तुम कोई खजाना खोद कर लाए हो? तमलीखा घबरा कर, खजाना नहीं, ये तो कल ही मेरे पास था। मैं तो बस कल रात सोया था। धीरे धीरे तमलीखा ने अपनी कहानी सुनाई। शहर के लोग, खासकर उस वक्त के ईमानदार शासक, इस बात से हैरान रह गए कि अल्लाह ने कयामत और दोबारा जिंदा करने के सबूत के तौर पर इन नौजवानों को सदियों बाद फिर उठा दिया है। यह खबर जंगल की आग की तरफ फैली। शासक और शहर के लोग खुद गुफा की तरफ आए। जब उन्होंने गुफा में उन नौजवानों को देखा और उनकी बातें सुनी, तो उन्हें यह यकीन हो गया कि मौत के बाद जिंदगी एक अटल हकीकत है। वर्णन आध्यात्मिक निष्कर्ष। एक बार जब अल्लाह की हुज्जत लोगों पर कायम हो गई और असहाब अल कहफ का मिशन पूरा हो गया, तो अल्लाह ने उन्हें मृत्यु की नींद दे दी। फिर हमने उनको मार दिया, उन पर मौत तारी कर दी ताकि वह आपस में बहस करें। सूरह अल कहफ। लोगों ने उनके मामले में इख्तिलाफ मतभेद किया। Have you ever noticed how your mind gets loud right when you just want to breathe? Like you're lying in bed at 2 a.m. and suddenly your brain is like, hey, remember that embarrassing thing you did in 2017? Yeah. If your mind doesn't stay quiet even when your life looks normal, you're probably doing some of these 7 things without realizing it. And trust me, once you stop, life feels really different. Like someone finally turned the volume down inside your head. Let's start with the first one. 1. Overthinking. Every small decision. You know when you're picking an outfit and suddenly it becomes a life or death choice. Or you get a text and you spend 10 minutes deciding the perfect reply. Yeah, that's draining your mental peace more than your actual problems. Why it ruins your peace? Your brain stays in micro stress mode. You waste energy on tiny decisions, leaving nothing for the big ones. What to do instead? Make small rules for yourself. Same breakfast every day, default outfit formula, default study time. The less you think about small things, the calmer your brain becomes. Decision diet. Try it for 3 days. You'll feel the difference. 2. Keeping people in your life who exhaust you. Here's the truth nobody likes hearing. Not everyone who's around you deserves a place in your life. If someone drains you every time you talk, or your mind feels heavy after every conversation, that's your peace trying to tell you something. Practical fix. Distance slowly. Not dramatic, not rude, just less energy from your side. More boundaries, less availability. Sometimes peace is not gained, it's protected. 3. Forcing yourself to be productive. 24/7. This one hurts because it feels so harmless. It's that feeling of guilt whenever you're not doing something useful. Watching a show feels wrong. Taking a nap makes you feel lazy. Hanging out with friends feels like you're wasting time. But here's the plot twist. This guilt doesn't make you productive. It makes you tired. And when your mind is tired, peace cannot survive. Fix. Schedule rest like it's an appointment. 1 hour of guilt-free rest every day. Yes, guilt-free. Your brain is not a machine. 4. Comparing your life to people on social media. Pause for a second. Think of the person whose life you compare yours to. You know nothing about their struggles. You're comparing your reality to someone's highlight reel. What to do? Next time you feel yourself comparing, say, not my race. It's simple, but it interrupts the cycle instantly. Peace comes back when comparison leaves. 5. Saying yes. When you want to say no. This one quietly destroys your peace. You say yes to hangouts even when you're exhausted. Yes to favors that make you resentful. Yes to responsibilities you can't handle. And every yes creates a tiny storm in your mind. Fix. Say, I'll let you know. This gives you space. And 9 out of 10 times,
you'll choose the option that protects your peace. 6. Living in the past. Thinking about what you should have done, what you could have said, who you could have become. That's mental torture, disguised as reflection. Here's the truth. You don't miss the past. You miss the version of you that lived in that past. Fix. Create something small to look forward to. A new hobby, a new goal, a new routine. Your mind can't stay stuck in yesterday if tomorrow excites you. 7. Expecting too much from yourself too fast. This is the silent killer of mental peace. You expect to fix your life in a week, build habits instantly, become consistent overnight. And when you fail, you think something is wrong with you. No, there's nothing wrong with you. Your expectations are unrealistic. Fix. Shrink your goals. Instead of study 3 hours, study 30 minutes. Instead of wake up at 5, wake up 10 minutes earlier. Instead of fix my whole life, fix one corner of your day. Tiny progress equals massive peace. Ending. The peace formula. Once you stop doing these 7 things, your mind naturally becomes quieter. Not perfect, not calm every second, but quieter. And that's enough to change everything. So tonight, choose one thing from this list to stop. Just one. Try it for 24 hours. Your future self will thank you for it. And hey, if you want more videos like this, hit subscribe and let's level up together. One peaceful day at a time. दोस्तों, आज हम इतिहास की कुछ ऐसी खौफनाक घटनाओं की बात करेंगे जिनकी तस्वीरें समय के साथ जिंदा रह गई हैं। ये वो पल है जब मानवीय और प्राकृतिक आपदाओं ने अपनी पूरी ताकत दिखाई और इन पलों को कैमरे में कैद कर लिया गया। इस वीडियो में आप देखेंगे कुछ ऐसी दिल दहला देने वाली फोटोज जिनके पीछे की कहानी जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और वीडियो के अंत में मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसी फोटो जिसमें एक कैमरामैन ने 72 दिन तक बचने के लिए संघर्ष करते हुए इतिहास की सबसे फेमस फोटो कैप्चर की थी। नंबर 5 एंडीज फ्लाइट डिजास्टर 12 अक्टूबर 1972 को एयरफोर्स फ्लाइट 571 जो गोवा से उड़ान भरता है। इसमें रग्बी टीम के प्लेयर्स और उनके फैमिली मेंबर्स सहित 45 पैसेंजर्स थे। यह फ्लाइट एंडीज माउंटेन्स के बीच में फंस जाती है। प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ी से टकराकर टूट जाता है और केवल फ्रंट पोर्शन ग्लेशियर पर गिरता है। 45 लोगों में से 33 लोग जिंदा रहते हैं। 61 दिन तक मदद के बिना रहने के बाद नैंडो पैराडो और रोबोटो केनेसा 2 हीरोज मदद के लिए निकलते हैं। 20 दिसंबर 1972 को उन्हें चिली के एक विलेज में खोजा जाता है और बाकी सर्वाइवर्स को बचा लिया जाता है। यह फोटो रग्बी प्लेयर्स का है जिसमें वे खुशी खुशी अपना सफर एंजॉय कर रहे हैं। इसे 18 साल के कार्लो सामी नाम के टीनेजर ने कैप्चर किया था। नंबर 4 91 अटैक्स। दोस्तों, 91 इंसिडेंट हिस्ट्री के सबसे टेरिफाइंग डिजास्टर में से एक है। 11 सितंबर 2001 की सुबह अल-कायदा ग्रुप के 19 टेररिस्ट यूनाइटेड स्टेट्स के 4 डिफरेंट प्लेन्स हाईजैक कर लेते हैं। अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 फ्लाइट 175, फ्लाइट 77 और फ्लाइट 93। न्यूयॉर्क सिटी के आइकॉनिक ट्विन टावर्स जिनको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 1 और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 2 कहा जाता था, फ्लाइट 11 को नॉर्थ टावर में लाकर क्रैश कर दिया जाता है और 9:03 पर फ्लाइट 175 को भी साउथ टावर में हिट कर दिया जाता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर्स बुरी तरह कोलैप्स हो गए और इसमें लगभग 3000 लोगों की जान चली गई। इस वक्त आप जो फोटो देख रहे हैं इसे 91 अटैक्स की लास्ट फोटो कहा जाता है जिसमें प्लेन टावर से टकराता हुआ दिखाई दे रहा है। ये फोटो एक ऐसे शख्स की है जिसने टावर आता देखकर विंडो से छलांग लगा दी और कुछ लोग आग से बचने के लिए विंडो से लटक रहे थे, लेकिन टावर कोलैप्स के बाद ये सब मारे गए। नंबर 2 हिंडनबर्ग डिजास्टर 6 मई 1937 को जर्मन पैसेंजर एयरशिप हिंडनबर्ग LG 129 जर्मनी से यूनाइटेड स्टेट्स के लिए रवाना हुई। इसमें 97 लोग सवार थे। एयरशिप में हाइड्रोजन गैस भरने के बाद इसे मोरिंग लाइन नामी केबल से ग्राउंड किया गया। एक छोटी सी चिंगारी से 40 सेकंड्स के अंदर पूरी एयरशिप में आग लग गई और 36 लोगों की जान चली गई। ये फोटो एयरशिप के कंप्लीटली जलने से पहले की है और इसे इसकी लास्ट फोटो कहा जाता है। नंबर 1 RMS टाइटैनिक का नाम हिस्ट्री के सबसे टेरिफाइंग डिजास्टर में से एक है। 10 अप्रैल 1912 को RMS टाइटैनिक नामी यह जहाज अपने पहले सफर पर निकलता है। यह उस वक्त का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज था जिसकी लेंथ 269 मीटर्स और हाइट करीबन 53 मीटर्स थी। इस जहाज को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ अटलांटिक ओशन के थ्रू जाना था। इस जहाज को व्हाइट स्टार लाइन नामी कंपनी ने बनाया था और इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने पब्लिक में आकर यह दावा किया कि यह जहाज अनसिंकेबल है। यह कभी ना डूबने वाला जहाज पहले 3 दिन तो सुकून से सफर करता है, लेकिन चौथे दिन रात 11:39 पर फ्रेडरिक फ्लट नामी एक क्रू मेंबर जहाज के सामने एक बड़ा सा आइसबर्ग देख लेता है। फ्लीट ने यह देखते ही 3 बार घंटी बजाई और फौरी ऑफिसर्स को बताया कि जहाज के सामने आइसबर्ग आ चुका है। फर्स्ट ऑफिसर विलियम इसकी इंस्ट्रक्शन सुन लेते हैं और फौरी इंजन रूम में बैठे ऑफिसर्स को जहाज मोड़ने का ऑर्डर दे देते हैं, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी और ठीक 1 मिनट बाद 11:40 पर यह जहाज आइसबर्ग से टकरा जाता है। आइसबर्ग के साथ टकराने के बाद यह जहाज 2 घंटे और 40 मिनट बाद डूब गया और इस इंसिडेंट में करीबन 1500 लोग मारे गए से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इस वक्त आप जो फोटो देख रहे हैं ये कोई आम फोटो नहीं है। ये फोटो तूफान आने से पहले की खामोशी को जाहिर कर रही है। इसे 11 अप्रैल 1912 को फ्रांसिस ब्राउन नामी फोटोग्राफर ने कैप्चर किया था और इसे टाइटैनिक की लास्ट फोटो कहा जाता है। अंत में मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक टेक केयर। एक छोटे से गांव में 2 बहनें रहती थीं, रुखसार और मुस्कान। मुस्कान पतली, गोरी, खूबसूरत, लेकिन उसके दिल में थोड़ा घमंड था और काम से हमेशा दूर भागती थी। और दूसरी तरफ रुखसार थोड़ी मोटी थी लेकिन मेहनती, ईमानदार और दिल की इतनी साफ कि हर कोई उसकी अच्छाई महसूस कर सकता था। घर का माहौल कुछ ऐसा था कि अम्मी हमेशा मुस्कान को आगे बैठाती और रुखसार को पीछे कर देती। तू ये कर, तू वो कर, हर काम रुखसार से ही करवाया जाता। डांट भी उसी को मिलती और तारीफ हमेशा मुस्कान को। रुखसार चुपचाप सब सह लेती क्योंकि उसके दिल में शिकायत नहीं, सब्र था। एक दिन अचानक खबर आई, मुस्कान को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। घर में हलचल मच गई। मुस्कान को सजाया गया, महंगे कपड़े, गहने, मेकअप, और रुखसार को भेज दिया गया किचन में। जा बिरयानी बना। रुखसार बिना कुछ बोले चूल्हे के सामने खड़ी हो गई। पसीना माथे से टपक रहा था, हाथ मसालों में डूबे थे, लेकिन दिल से वो सबके लिए खाना बना रही थी। तभी लड़के की अम्मी को किचन से आती बिरयानी की खुशबू ने रोक लिया। उन्होंने धीरे से किचन की तरफ देखा। वहां रुखसार थी, थकी हुई, पसीने में भीगी हुई, लेकिन आंखों में सच्चाई और चेहरे पर तहजीब की रोशनी थी। लड़के वाले चुपचाप दोनों बहनों को देखने लगे, एक तरफ सजी हुई मुस्कान और दूसरी तरफ मेहनत में डूबी रुखसार। कुछ पल की खामोशी के बाद लड़के की अम्मी मुस्कुराई और बोली, हमें रुखसार पसंद है क्योंकि वो दिल से खूबसूरत है। पूरा घर सन्न रह गया। मुस्कान और अम्मी के चेहरे का रंग उड़ गया और रुखसार की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन वो आंसू दर्द के नहीं
कदर मिलने के थे। उस दिन रिश्ता रुखसार का तय हो गया। और सच यही है, खूबसूरती से घर नहीं चलता। दिल की साफ नीयत, मेहनत और तहजीब, यही असली खूबसूरती होती है। मोटी या पतली होना इंसान की कीमत नहीं बदलता। कीमत बदलती है इंसान की सोच। सुनामी आ जाए लेकिन यह प्लेन कभी एयरपोर्ट पर ना आए, यही सोचकर कई एयरपोर्ट्स ने इस प्लेन को बैन कर दिया है। और नहीं,